तो दोस्तों, आज हम अपनी क्लास में बात करने वाले हैं संविधान संशोधन के बारे में। क्लास शुरू करने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूंगा, यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। यदि आप पुराने हैं तो दूसरों को भी शेयर कर दीजिए। देखिए, आज हम संविधान संशोधन के पोस्टमार्टम करने वाले हैं, लेकिन हाँ, हमारे पास समय कम है, इसलिए हम बहुत अच्छे से तो पूरा डिटेल नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जो संविधान संशोधन हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है उनको हम डिटेल में देखेंगे। नहीं, हाँ, जो चीजें हमारे लिए खास नहीं है उनको हम यूं ही देखते निकल चलेंगे। तो दोस्तों, आइए अब प्रारंभ करते हैं बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। लेकिन एक और बात ऐड करनी होगी हमें। जैसा कि बात करते हैं, संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, जो कि आप जानते ही हैं। एक 12 अनुसूचियों की बात करते हैं तो इनको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। इसके लिए हमने एक वीडियो अलग से बना दिया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को देख लिया तो मैं कहता हूं कि आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे अनुसूचियों से, क्योंकि हमने वहां पर याद भी करवा दिया है। केवल और केवल हमने पढ़ाया ही नहीं, बल्कि याद करने का हमने ट्रिक भी आपको बताया हुआ है। आइए प्रारंभ करते हैं बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए, सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि बात करते हैं, संविधान संशोधन की बात करते हैं दोस्तों, तो हमारे संविधान में अगर कुछ भी संशोधन करना है तो उसके लिए हमारे पास एक अनुच्छेद है, वो है अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 हमें इस बात की आजादी देता है या इस बात को इजाजत देता है कि अगर हमारे संविधान में कुछ भी संशोधन करना है तो आप कर सकते हैं। उसके लिए 3 नियम हमने बना दिया है। जैसा कि बात करते हैं, एक तो साधारण बहुमत की बात करते हैं। अनुच्छेद 368 कहता है कि कुछ ऐसे कानून है हमारे संविधान में या कुछ ऐसे नियम बने हुए हैं जिनको आप आसानी से, यानी कि साधारण बहुमत के माध्यम से आपको संशोधन कर सकते हैं। लेकिन फिर क्या कहता है, दूसरी बात ये कहता है कि देखिए भैया, कुछ ऐसे भी कानून बने हुए हैं हमारे संविधान में, यानी कि कुछ ऐसे भी नियम बने हुए हैं जिनमें साधारण बहुमत नहीं बल्कि विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगी। कम से कम 2/3 सदस्य तो होने ही चाहिए, तभी आप उसमें संशोधन कर पाएंगे, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 368। फिर तीसरी बात क्या कहता है, ये कहता है कि देखिए, कुछ ऐसे भी हमारे संविधान में कानून बने हुए हैं या नियम बने हुए हैं जिसमें विशेष बहुमत की तो जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो आधे से अधिक राज्यों की बात करते हैं, उनकी भी सहमति आपको लेनी पड़ेगी। तो हमारा एक तरह से अनुच्छेद 368 क्या कहता है कि अगर आपको किसी भी तरह के संविधान में संशोधन करना है तो इनमें से किसी 3 में से एक प्रक्रिया को आपको अपनाना होगा। और जैसा कि बात करते हैं, तीनों में से एक प्रक्रिया को जो आप अपनाएंगे वो वहां पर बताएगा कि हाँ, यहाँ पर किसकी जरूरत पड़ेगी, यानी कि उस नियम में साधारण बहुमत की जरूरत है या विशेष बहुमत की जरूरत है, या विशेष बहुमत के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो आधे से अधिक राज्यों की सहमति की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं कि हमारा पहला संविधान संशोधन कब हुआ था। देखिए, पहले संविधान संशोधन की बात करते हैं तो 1951 यानी कि 1951 में हुआ था, और जिसमें कहा गया था कि एक तरह से हम क्या कर रहे हैं कि अपने संविधान, यानी कि जो 12 अनुसूचियां हैं उनमें हम 9वीं अनुसूची जोड़ रहे हैं। यानी कि कह सकते हैं हमारे संविधान में अगर आप देखें तो 12 अनुसूचियां हैं, और 12 अनुसूचियों में से अगर आप देखें तो पहले एक 9वीं अनुसूची नहीं थी, यानी कि पहले तो कई अनुसूचियां नहीं थी, पहले तो 8 ही अनुसूचियां थी। तो 8 में से अगर आप देखें तो आगे चलकर क्या किया जाता है, 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है या जोड़ा जाता है। तो 9वीं अनुसूची की बात करते हैं तो पहले संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा जाता है। अगर आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि हमारे मूल संविधान में केवल और केवल 8 ही अनुसूचियां थी और 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी या किस संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी या जोड़ा गया था, तो ध्यान रखिएगा, पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी या जोड़ा गया था, जिसमें कहा गया था इसमें जो भी नियम लिखे गए हैं उस नियम का पुनरावलोकन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं किया जा सकता है। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं। दूसरा संविधान संशोधन कब हुआ था, तो दूसरा संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों 1952 में हुआ था। तो इसको भी आपको नहीं याद रखना है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा संविधान संशोधन 1954 में हुआ था, इसको भी आपको नहीं याद रखना है। चौथे संविधान संशोधन की बात करते हैं तो ये 1955 में हुआ था। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको जो भी याद रखना है, नहीं तो काफी ज्यादा है, 106 कह सकते हैं
ठीक है, 105 या 106 संविधान संशोधन है, इतने सारे आप नहीं याद कर पाएंगे, इसलिए उन्हीं को आपको याद रखना है जो आपके एग्जाम से बिल्कुल रिलेटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 1955 की बात करते हैं, 5वें की बात करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं, मैं आपको बताऊंगा कौन सा संविधान संशोधन याद रखना है। चलिए बात करते हैं, आपको 15वां संविधान संशोधन भी याद रखना है। 15वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया, देखिए एक तो मैंने आपको बताया पहला संविधान संशोधन याद रखना है जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ा गया है या जोड़ी गई है। अब उसके बाद आपको याद रखना है 15वां संविधान संशोधन को याद रखना है। 15वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1963 में हुआ था। कब हुआ था, 1963 में हुआ था। इसमें क्या कहा गया, इसमें एक कहा गया कि उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की अधिकतम आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर हम क्या कर दे रहे हैं, 62 वर्ष कर दे रहे हैं। और अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों की उच्च न्यायालय में नियुक्ति का भी प्रावधान हम कर देते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो हाई कोर्ट के जज है, जो हाई कोर्ट के जज हैं, पहले उनके रिटायर्ड होने की जो उम्र थी दोस्तों वो 60 वर्ष थी, लेकिन 1963 15वां संविधान संशोधन क्या करता है कि इनके रिटायर होने की बात करते हैं, यानी कि इनके सेवानिवृत्त होने की बात करते हैं दोस्तों, तो 62 वर्ष कर देता है। अर्थात कह सकते हैं कि जो हमारा 15वां एक तरह से संविधान संशोधन था 1963 वाला, इसने क्या किया कि जो हाई कोर्ट के जज है उनके रिटायर्ड की जो उम्र 60 वर्ष थी उसको 2 साल बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अगर जरूरत पड़ती है हमें, अगर जरूरत पड़ती है कभी, तो एक तरह से जो हाई कोर्ट से अवकाश ले चुके हैं जज, उनको भी हम नियुक्त कर सकते हैं किसी विशेष काम के लिए। ठीक है, तो ये बातें भी ध्यान रखिएगा। कौन सा संविधान संशोधन है, 15वां, और उसके बाद बात करते हैं तो 1963 में किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम आगे बढ़ लेते हैं, छोड़ते चलिए। अब उसके बाद आपको याद रखना है 31वां संविधान संशोधन 1973 को याद रखना है। ठीक है, 31वां यानी कि 31 संविधान संशोधन की बात करते हैं तो यह कब हुआ था, 1973 में हुआ था। कब हुआ था, 1973 में हुआ था। इसमें क्या कहा गया कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर हम कितनी कर दे रहे हैं, 545 कर दे रहे हैं। और लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, 25 से घटाकर हम कितनी सीट कर दे रहे हैं, तो 20 कर दे रहे हैं। बस सुन लीजिए, बस जो ज्यादा जरूरी होगा उसको मैं बता दूंगा, नहीं याद रखना ही है। ठीक है, बिना याद किए कोई काम नहीं चलेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों, तो 41वां की बात करते हैं, तो 41वां संविधान संशोधन भी आपको याद रखना है। 41 की बात करते हैं तो 41 वाला कब हुआ था, 1976 में हुआ था। 41 की बात करते हैं, 41 की बात करते हैं तो 1976 में हुआ था। एक इसके बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की मुक्ति की आयु 62 वर्ष कर दी गई, यानी कि सेवानिवृत्ति की आयु कितनी कर दी गई दोस्तों, 62 वर्ष कर दी गई। और जो यूपीएससी की बात करते हैं तो उनके सदस्यों की जो रिटायर्ड की आयु कर दी गई, मतलब उनके तो वही रहने दी गई, 62 वर्ष ही रहने दी गई। देखिए अब समझिएगा, जैसे कि बात करते हैं हमारे देश में क्या है कि स्टेट लेवल पर पीएससी का एग्जाम होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं, और सेंट्रल स्तर पर आप देखते हैं जिसके अंतर्गत लोग आईएएस आईपीएस बनते हैं, तो उसके लिए यूपीएससी है। यूपीएससी क्या करता है, अपना एग्जाम कंडक्ट करवाता है। तो इनके जो एक तरह से जो पीएससी की बात करते हैं, इनके सदस्यों की बात करते हैं, तो इनके सदस्यों की जो रिटायर्ड की उम्र कर दी गई, निर्धारित कितनी कर दी गई दोस्तों, 62 वर्ष कर दी गई। और जो यूपीएससी के एक तरह से अध्यक्ष रहे हैं या यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं, उनकी रिटायर्ड की उम्र उतनी ही रहने दी गई, 65 वर्ष। तो यहाँ पर आपको ये भी याद रख लेना है कि अगर आपकी एग्जामिनेशन में प्रश्न ये बन जाए कि महोदय ये बता दीजिए कि जो पीएससी के सदस्य होते हैं या अध्यक्ष होते हैं उनकी रिटायर्ड की उम्र कितनी है, तो ध्यान रखिएगा 62 वर्ष है। अगर आपसे पूछा जाता है, यूपीएससी के बारे में पूछा जाता है, उनके अध्यक्ष या सदस्यों की रिटायर्ड की उम्र कितनी होती है, तो ध्यान रखिएगा 65 वर्ष की बात करते हैं, वे 65 वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे। चलिए एक किस संविधान संशोधन में कहा जाता है, तो 41 की बात करते हैं। किस संविधान संशोधन में कहा जाता है, 41 और 1976 की बात करते हैं। 41 1976 की बात करते हैं दोस्तों, तो ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, ध्यान रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन की बात करते हैं, 42वां संविधान संशोधन की बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है
जिसे लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। भारत का लघु संविधान, छोटा संविधान कौन सा है दोस्तों? तो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 है। जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, दोस्तों, तभी एक तरह से कह सकते हैं बहुत ज्यादा संविधान में संशोधन हुए थे। जब भारत की प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी ना, तो समझ लीजिए कि इंदिरा गांधी का वर्चस्व इतना ज्यादा था कि उनके सामने किसी की नो कहने की ताकत नहीं हुआ करती थी। जैसे आज अगर आप देखें तो मोदी जी हैं, अगर मोदी जी ने कोई फैसला ले लिया है तो किसी भी मंत्री में ये ताकत नहीं होती है कि वो जाकर मोदी जी से कहे मोदी जी आपने गलत फैसला ले लिया है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप देखें तो एक समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, और इंदिरा गांधी जब सरकार में थी, जब वो प्रधानमंत्री थे, तो एक बार मैडम ने कह दिया तो समझ लीजिए वो पत्थर की लकीर हो गई। ठीक है, अब उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं हो सकता, और किसी में ताकत भी नहीं हुआ करती थी जाकर मैडम से ये बोल दे कि नहीं मैडम आपने गलत किया है, इसको आप बदल दीजिए अपने फैसले को। ठीक है, बस अगर कोई अपनी बात रखता भी था तो इतना शालीनता पूर्वक रखता था कि कहीं मैडम कुछ कह ना दे। ठीक है, जैसे कि आज अगर आप देखें तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, तो ऐसे में अगर आप देखें तो 42वां संविधान संशोधन में सबसे पहला काम क्या किया जाता है? एक तो 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है, संविधान के भाग 4 ए में जोड़ा जाता है। किसमें जोड़ा जाता है? तो संविधान के भाग 4 ए में जोड़ा जाता है कि अब से हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज भी होंगी, और अनुच्छेद 51 ए में भी जोड़ा जाता है। किसमें जोड़ा जाता है? 51 के ए जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो संविधान के भाग 4 ए की बात करते हैं जिसमें मौलिक कर्तव्य की बात की गई है, और 51 ए की बात करते हैं तो वही है। ठीक है, तो अगर भाग के अनुसार आप देखते हैं तो संविधान का भाग 4 ए है, और अनुच्छेद के अनुसार आप देखते हैं तो अनुच्छेद 51 ए क्या कहता है? ये दोनों ही चीजें क्या कहती हैं? मौलिक कर्तव्य की बात करती है, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं। अगर आप भारत देश के नागरिक हैं तो आपके कुछ कर्तव्य हैं। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। तो मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया। फिर संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया कि अब अगर आप देखें तो संविधान में किसी भी तरह से जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं तो नहीं किया जाएगा। हाँ, यहाँ पर दूसरी बात आप जरूर ध्यान रखिएगा, लोकसभा और विधानसभा के जो कार्यकाल दोस्तों पहले 5 वर्ष हुआ करता था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन में क्या कर दिया जाता है? 6 वर्ष कर दिया जाता है। तो ये बातें भी याद रख लीजिएगा। अभी वर्तमान में 5 वर्ष ही है, नहीं तो आप सोचे कि 6 वर्ष कब हो गया, हमें पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, हमें पता ही नहीं था। एक 42वां संविधान संशोधन में आपको पढ़ा रहा हूँ। तो 42वां संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी जी का द्वारा कहा जाता है कि देखो भैया, अब से क्या होगा, जो लोकसभा का कार्यकाल है और विधानसभा का कार्यकाल जो है अब 5 वर्ष नहीं रहेगा बल्कि 6 वर्ष हो गया। ठीक है, हम 6 वर्ष कर दे रहे हैं। तो ध्यान रखिए, 42वां संविधान संशोधन में विधानसभा और लोकसभा की बात करते हैं, इनके कार्यकाल को ही बढ़ा दिया गया। फिर बात करते हैं, सभी विधानसभा और लोकसभा की सीटों की संख्या जितनी उस समय है, मतलब एक तरह से अगर आप देखें 1976 में जितनी विधानसभा के राज्यों की विधानसभा की सीटें हैं और लोकसभा की जितनी सीटें हैं, अब उनकी सीटें बढ़ाई नहीं जाएगी। कब तक? 1999 तक, 1999 की बात करते हैं। 1999 तक स्थिर कर दिया गया कि अब से लोकसभा और विधानसभा में सीटों की भी किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात सीटों को नहीं बढ़ाया जाएगा ना ही घटाया जाएगा। तो ये बातें भी याद रख लीजिएगा, आप भूलिएगा नहीं, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाँ, संविधान की प्रस्तावना की बात करते हैं जिसे प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया दोस्तों। और कल आरओ का एग्जाम हुआ था और उसमें प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, जिसको ना विश्वास हो वो जाकर देख सकता है। तो संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े जाते हैं दोस्तों, और 3 नए शब्द कौन कौन से होते हैं? एक तो पहली बात करते हैं समाजवादी, दूसरी बात करते हैं पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं, तीसरी बात करते हैं अखंडता। एकता पहले से ही था, तो ध्यान रखिएगा कि संविधान की प्रस्तावना की बात करते हैं, संविधान की प्रस्तावना की बात करते हैं तो उसमें 3 नए शब्द जोड़े जाते हैं। और किस संविधान संशोधन के तहत? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखिएगा। और अभी तक अगर हमारे संविधान की प्रस्तावना में संशोधन की बात करते हैं तो केवल एक ही बार हमारे संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया। अगर आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न ये बन जाए कि ये बता दीजिए हमारे संविधान के प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया गया है, तो ध्यान रखिएगा केवल और केवल एक बार किया गया है।
और वो जो किया गया है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष की बात करते हैं, और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। ठीक है, ये बातें याद रख लीजिएगा। इस संशोधन में यह भी निर्धारित कर दिया गया कि किसी भी केंद्रीय कानून की वैधता की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के कानून की वैधता की जांच के लिए उच्च न्यायालय ही परीक्षण कर सकता है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी कानून बनाया जाएगा उसकी वैधता, उसकी वैलिडिटी को कौन परीक्षण करेगा, तो ध्यान रखिएगा, या जांच की बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट करेगा, और राज्यों के कानून की बात करते हैं तो उसकी वैधता का परीक्षण जांच कौन करेगा, तो हाई कोर्ट की बात करते हैं तो हर राज्य के अपने हाई कोर्ट हैं, वे क्या करेंगे, अपने राज्य के कानूनों की वैधता का परीक्षण करेंगे। ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। किसमें कहा गया है मेरे प्रिय साथियों, तो ये है 42वां संविधान संशोधन में कहा गया। ये बातें भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मैं बताने चल रहा हूँ, आपकी एग्जामिनेशन में जरूर क्वेश्चन बन सकता है। 42वें संविधान संशोधन में भी एक और संशोधन किया जाता है, और एक तो पहली बात करते हैं वन संपदा की बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं एजुकेशन की बात करते हैं, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं। ठीक है, ऐसे कई विषयों को क्या किया जाता है, राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में कर दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन सी वो चीजें हैं जिन्हें राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रख दिया जाता है। जैसा कि बात करते हैं वन संपदा की बात करते हैं, शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं, तो इन सारी चीजों की बात करते हैं। इन्हें ये पहले राज्य सूची का विषय हुआ करते थे, लेकिन अब अगर वर्तमान में अगर आप देखें तो ये समवर्ती सूची के विषय है। तो अगर आपकी एग्जामिनेशन में दोस्तों प्रश्न बने तो ये बातें आप भूलिएगा नहीं कि समवर्ती सूची के विषय अभी इस समय वर्तमान में कौन कौन से हैं, तो ये है। ठीक है, इसी संविधान संशोधन के तहत अगर आप देखें तो यह भी निर्धारित किया गया और कहा गया अब से भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली जो मंत्री परिषद होगी उसकी सलाह मानने के लिए बाध्य होंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है, इंदिरा गांधी जी कहती हैं इसी संविधान संशोधन के माध्यम से कि अब से जो भारत का राष्ट्रपति होगा वो केवल और केवल एक तरह से मुहरा बन के रहेगा, यानी कि जो भी कहा जाएगा प्रधानमंत्री के द्वारा, उनकी मंत्री परिषद के द्वारा, राष्ट्रपति को उनकी बात को मानना ही पड़ेगा और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यानी कि नहीं होगा कह सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद कह रही है कि हे महोदय आप जाइए, कल से धूप में खड़े हो जाइएगा 2 घंटे, और फिर उसके बाद 2 घंटे के बाद आप छाए में आ जाइएगा, तो राष्ट्रपति महोदय के पास ऐसे कोई ऑप्शन नहीं होंगे कि ये कहेंगे कि नहीं भाई हम धूप में नहीं जा सकते। नहीं, उन्हें तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद कह रही है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी जी की सरकार में ये बातें भी हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने के अधिकार को दे दिए गए और उसकी सर्वोच्चता भी स्थापित कर दिया गया। कहा गया अगर कोई भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करता है तो उससे संबंधित कानून कौन बनाएगा, तो हमारी संसद बनाएगी दोस्तों, और उसी की सर्वोच्चता रहेगी। और सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को यह भी अधिकार दिया गया कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी तरह के विवाद होता है तो उसको निपटारा करने की जिम्मेदारी किसके पास होगी, तो सुप्रीम कोर्ट की। तो ध्यान रखिएगा अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी तरह की कोई भी बातचीत होती है, यानी कि कोई भी विवाद होता है, तो उस विवाद को समाधान कौन देगा या उस विवाद का समाधान कौन करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट करेगा, और उसी का अंतिम फैसला भी होगा। तो ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा, भले ही संविधान संशोधन के माध्यम से ना आए, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जरूर बन सकता है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी होती है तो उसके समाधान के बारे में अंतिम फैसला कौन देगा, तो ध्यान रखिएगा अंतिम फैसला किसका होगा, तो होगा हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का होगा। तो ये भले ही संविधान संशोधन के माध्यम से ना पूछा जाए, लेकिन आप जरूर याद रख लीजिएगा किसी भी माध्यम से आपसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो दोस्तों ऐसे में अगर आप देखें तो हमने आपको 42वां संविधान संशोधन की सारी बातें बता दिया है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन की बात करते हैं, हमने आपको बताया कि इसी संविधान संशोधन की बात करते हैं जिसे लघु संविधान कहा गया, और इंदिरा गांधी जी की सरकार थी उस समय तब यह संशोधन किया गया। और सबसे पहला काम किया गया, मौलिक अधिकार को जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, संविधान के भाग 4A में जोड़ा गया स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, और आर्टिकल 51A जोड़ा गया, यानी कि 51 में ए जोड़ दिया गया। और लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। लोकसभा और विधानसभा की बात करते हैं, इनके कार्यकाल को बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया जाता है।
फिर उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की सीटों को स्थिर कर दिया गया। कहा गया अब 1999 तक किसी भी तरह के कोई परिवर्तन नहीं होगा, 1999 तक। इसमें अगर आप देखें तो इसी संविधान संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े जाते हैं, और वे 3 नए शब्द कौन से होते हैं? अगर आप देखें तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष की बात करते हैं, और साथ ही साथ अखंडता की बात करते हैं, तो 3 नए शब्द जोड़े जाते हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना की बात करते हैं तो अभी तक केवल इसमें एक बार ही संशोधन किया गया है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि कहा गया कि अगर केंद्र सरकार कोई कानून बनाती है तो उसका परीक्षण कौन करेगी? तो भारत की सुप्रीम कोर्ट करेगी। और अगर राज्य सरकारों का कोई नियम है तो उसका परीक्षण कौन करेगी दोस्तों, या कौन करेगा? तो ध्यान रखिएगा, राज्य का हाई कोर्ट करेगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन के तहत एक और काम किया जाता है कि जो राज्य सूची के विषय पहले हुआ करते थे, वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं, इनको हटाकर क्या कर दिया जाता है? समवर्ती सूची में रख दिया जाता है। फिर ये बातें भी ध्यान रखिएगा, इसी संविधान संशोधन के तहत कहा जाता है कि राष्ट्रपति महोदय अब क्या करेंगे? प्रधानमंत्री और उनके साथ जो मंत्रिपरिषद है उसकी बात मानने के लिए बाध्य होंगे। यानी कि राष्ट्रपति को जो कुछ भी कहा जाएगा राष्ट्रपति मना नहीं करेंगे, उन्हें मानना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप देखें तो संसद को इतना शक्तिशाली बना दिया जाता है 42वें संविधान संशोधन के तहत कि अगर कोई भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि करता है तो उससे संबंधित कोई भी कानून बनाया जा सकता है, और उसी की सर्वोच्चता ही भी रहेगी। और इसमें एक और काम कर दिया जाता है, एक काम तो बड़ा अच्छा होता है कि सुप्रीम कोर्ट को ये कहा जाता है कि अब से अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी होती है तो उसके समाधान के बारे में आप ही अंतिम निर्णय देंगे, आप ही का एक तरह से अंतिम निर्णय माना जाएगा, यानी सुप्रीम कोर्ट का ही आखिरी फैसला माना जाएगा। ये बातें ध्यान रखिएगा। अब क्या है, आगे चलकर मोरारजी देसाई जी की सरकार आती है दोस्तों, और तब वे क्या करते हैं? जो इंदिरा गांधी जी के समय में जितने भी परिवर्तन हुए थे, ज्यादा से ज्यादा परिवर्तन को वे क्या करते हैं? रद्द कर देते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे संविधान संशोधन को वे रद्द कर देते हैं। और फिर क्या होता है, एक कौन सा संविधान संशोधन हो जाता है? वो होता है दोस्तों 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 की बात करते हैं। तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या चीजें की जाती हैं? सबसे पहला काम तो यही करते हैं कि जो अनुच्छेद 31 था, अनुच्छेद 31 की बात करते हैं, संपत्ति के अधिकार को लेकर जो हम बहुत ज्यादा परेशान थे, हमारा जो फंडामेंटल राइट्स था दोस्तों, संपत्ति के अधिकार की बात करते हैं, तो इसको ये क्या करते हैं? हटा देते हैं और इसे अनुच्छेद 300A में रख देते हैं और कहते हैं अब से हर व्यक्ति का कानूनी अधिकार होगा, हर व्यक्ति का उसकी संपत्ति पर कानूनी अधिकार होगा, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं होगा। कौन कह रहा है? तो एक तरह से 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 कह रहा है। तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 क्या कह रहा है कि भैया देखो, अब से आर्टिकल 31 आपको मौलिक अधिकार नहीं होगा, आपको मौलिक अधिकार नहीं होगा, बल्कि आपका कानूनी अधिकार होगा। अनुच्छेद 301 के तहत आपकी संपत्ति पर आपका केवल और केवल एक लीगल कह सकते हैं या विधिक कह सकते हैं अधिकार होगा, आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं होगा। तो ये बातें याद रख लीजिएगा। अब क्या होता है कि इन्होंने क्या किया, एक तरह से देखिए अब क्या होता है इसमें, एक कहते हैं पुनर्विचार। अब देखिए जैसे इंदिरा गांधी जी की सरकार में कहा गया था, इंदिरा गांधी जी की सरकार में कहा गया था कि अब से क्या होगा, देखिए 76वें में, यानी कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में क्या कहा गया था कि अब से राष्ट्रपति जो होंगे वे प्रधानमंत्री और उसकी बात मानने के लिए बाध्य होंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर प्रधानमंत्री को धूप में खड़ा करने के लिए कहा जाएगा तो सॉरी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बोल दिया, सॉरी दोस्तों, अगर राष्ट्रपति की बात करते हैं उन्हें धूप में खड़ा करने के लिए कहा जाएगा, खड़ा होने के लिए कहा जाएगा, तो राष्ट्रपति को खड़ा ही होना पड़ेगा। लेकिन 44वें संविधान संशोधन में थोड़ा सा बदलाव किया जाता है। अब इसमें ये बदलाव किया जाता है पुनर्विचार, पुनर्विचार जोड़ दिया जाता है और कुछ नहीं। पहले मतलब ये है कि अगर प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद ये कह रही है कि राष्ट्रपति महोदय का, हे महोदय कल आप चले जाना 2 घंटे धूप में खड़े रहना, तो फिर राष्ट्रपति महोदय ये कह सकते हैं कि देखो एक बार दोबारा विचार कर लीजिए, क्या सही आप कह रहे हैं कि नहीं, क्या आप सही कह रहे हैं कि नहीं, हमें धूप में खड़ा होना चाहिए नहीं। तो अगर फिर यहाँ पर क्या कहते हैं, अगर प्रधानमंत्री सॉरी राष्ट्रपति उनसे कहते हैं कि दोबारा विचार कर लीजिए, अगर वे विचार करके अपने फैसले को बदल देते हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर वे कह देते हैं, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद कह देती है भैया नहीं तुम्हें धूप में खड़ा होना ही है, तो समझ लीजिए फिर खड़ा होना ही पड़ेगा। याद करिए जैसे कभी आपके दोस्त के साथ आपकी अनबन हो जाती थी, तो आपका दोस्त कहता था कि देखो मैं जा रहा हूं,
तो एक बार फिर से सोच लो। तो अगर आपने सोचा और बोला कि रुक जाओ, कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है, तो फिर कोई बात नहीं। अगर आपने कह दिया ठीक है तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेंगे, ठीक है तुम्हें जाना है जाओ, जा सकते हो, तो फिर पुनर्विचार जो हुआ था वो खत्म हो गया। तो फिर उस बात को जो आपका दोस्त होता मान लेता और चले जाता। उसी तरह से राष्ट्रपति की बात करते हैं, इनके संदर्भ में भी वही बातें हैं। फिर से मैं समझा दे रहा हूं। देखिए इंदिरा गांधी जी की सरकार में क्या कहा गया है, या 42वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया कि भैया देखो, प्रधानमंत्री और उनके साथ जो मंत्रिपरिषद है, उनको उनकी बात मानने के लिए राष्ट्रपति जो होंगे वे बाध्य होंगे, यानी कि उन्हें मानना ही पड़ेगा। लेकिन मोरारजी देसाई की सरकार में क्या कहा जाता है, जो 1978 वाला 44वां संविधान संशोधन जो होता है, इसमें कहा जाता है अगर प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को कुछ कह रहे हैं कि भैया आपको धूप में खड़ा होना है, अगर राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि पुनर्विचार कर लीजिए, मतलब एक तरह से इन्हें एक पावर दी गई राष्ट्रपति को कि आप पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं एक बार। अगर राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए कहते हैं, मतलब या कहते हैं भैया आप जो कह रहे हो सही है या नहीं, अगर प्रधानमंत्री की बात करते हैं, कहते हैं नहीं बिल्कुल सही है, तो फिर उन्हें मानना ही पड़ेगा। अगर वे अपने फैसले को बदल देते हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखिएगा, इसमें केवल और केवल पुनर्विचार जोड़ा गया बस, और बाकी सब वैसे ही रहा। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। अब देखिए इसमें एक और काम किया गया, जैसे कि आपने देखा था कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में एक कहा गया था कि महोदय हम लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दे रहे हैं। एक 1976 संविधान संशोधन में हुआ था 42वें में। लेकिन क्या होता है 1978 में क्या कहा जाता है कि भैया देखो पहले भी 5 वर्ष थी, ये 6 वर्ष जो किया गया है वो गलत किया गया था, तो लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को पुनः स्थापित कर दिया गया, यानी कि दोबारा उतना ही कार्यकाल कर दिया गया, 5 साल ही कर दिया गया। तो आज भी अगर देखा जाए तो लोकसभा और विधानसभा की बात करते हैं, लोकसभा या विधानसभाओं की बात करते हैं, तो उनका कार्यकाल आज कितना है साथियों, तो उनका कार्यकाल आज भी 5 ही वर्ष है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। वैसे तो अगर आप देखें तो राज्यपाल का निर्वाचन होता ही नहीं है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति और लोकसभा के अध्यक्ष की बात करते हैं, अगर इनका चुनाव होता है तो इसमें एक तरह से जुडिशियल रिव्यू की जा सकती है, एक बार समीक्षा की जा सकती है कि सही चुनाव हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 352 को, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल। दरअसल क्या हुआ था, इंदिरा गांधी जी की जब सरकार थी तब क्या किया गया था कि जैसे इसमें आंतरिक अशांति जोड़ा गया है, कहा गया था, देखिए पहले मैं पूरा आर्टिकल बता दे रहा हूं। पहले पूरे आर्टिकल में था कि अगर हमारे देश पर कोई देश आक्रमण करता है या आंतरिक अशांति फैलती है तो उसके आधार पर आर्टिकल 352 का यूज करके पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी लागू की जा सकती है, ठीक है। पहले ऐसा था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में कहा जाता है अब हम आंतरिक अशांति नहीं जोड़ेंगे। आंतरिक अशांति होती है तो आर्टिकल 352 का यूज नहीं करेंगे, लेकिन हाँ तब हम करेंगे जब हमारे देश की सेनाओं ने विद्रोह कर दिया हो, या सशस्त्र विद्रोह कहने का मतलब ये है। तो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही क्या किया जा सकता है दोस्तों, 352 का यूज किया जा सकता है, नहीं तो नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। अभी वर्तमान में क्या है, अभी वर्तमान में ये है कि अगर हमारे देश पर किसी देश ने आक्रमण कर दिया है या शंका जताई गई, या कह सकते हैं कि हमारे देश के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, यानी कि सशस्त्र विद्रोह कर दिया, तब क्या किया जा सकता है, आर्टिकल 352 का यूज करके राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। लेकिन पहले क्या था, आंतरिक अशांति, तो 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक अशांति के आधार पर इसको हटाकर क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। अर्थात ये कह सकते हैं अभी अगर हमारे देश में आंतरिक अशांति हो जाती है, इंटरनल एक तरह से अगर आप देखें प्रॉब्लम हो जाती है, तो नेशनल इमरजेंसी नहीं लागू की जाएगी, ठीक है। ये बातें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पर ये भी कह दिया गया कि 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से अब से राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा यानी कि सलाह पर ही राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करेंगे, यानी कि ओरल के रूप में नहीं करेंगे। पहले क्या होता था कि एक तरह से वैसे ही बस एक साधारण रूप से कह दिया जाता था कि भाई राष्ट्रीय आपातकाल आप घोषित कर दीजिए, लेकिन तब कर देते थे। लेकिन अब क्या कहा गया, अब अगर राष्ट्रपति से आपातकाल घोषित करवाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो प्रधानमंत्री हैं
और उनके साथ जो मंत्रिमंडल है दोस्तों, उन्हें लिखित रूप से लिख कर देना पड़ेगा कि पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी आप लागू कर दीजिए, तभी राष्ट्रपति महोदय ऐसा करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। जैसे अब होता नहीं है कि भाई अगर कोई बातें कोई फोन पे कह रहा है, कोई अफसर, तो ऐसा अफसर अगर कोई कह रहा है तो आप कहते हैं रिटर्न में दीजिए तभी हम ऐसा करेंगे, क्योंकि पता है ओरल में व्यक्ति बदल जाता है, रिटर्न में तो व्यक्ति बदलता नहीं है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखिएगा। 44वें संविधान संशोधन में ये भी कहा जाता है। तो आइए एक बार हम देख लेते हैं कि 44वें संविधान संशोधन में क्या खास बात होती है। एक तो आर्टिकल 31 की बात करते हैं, अर्थात संपत्ति के अधिकार को हटाकर अनुच्छेद 300 ए में रख दिया जाता है। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो जो प्रधानमंत्री की और उनकी मंत्रिपरिषद की बात करते हैं, उनकी सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य हुआ करते थे, तो उनके लिए कहा गया कि अब पुनर्विचार के लिए वे कह सकते हैं राष्ट्रपति। लेकिन अगर दोबारा प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद कह देती है नहीं राष्ट्रपति महोदय आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, तो फिर वे करेंगे। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखिएगा। फिर अगर आप देखें तो ये क्या 44वां संविधान संशोधन 1978 क्या कहता है कि अब से क्या होगा, लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था, अब दोबारा ही अगर आप देखेंगे तो 5 वर्ष ही बना रहेगा, और वर्तमान में यही बना हुआ है। ठीक है, फिर एक तरह से अगर आप देखें तो राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष की बात करते हैं, इनके चुनाव से संबंधित किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी होती है दोस्तों, तो उसके न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अनुच्छेद 352 में जो एक तरह से राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने की बात की गई थी, जहां पर आंतरिक अशांति थी उसको हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। भैया आंतरिक अशांति के आधार पर 352 का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, और मंत्रिमंडल के आधार पर ही, क्या मंत्रिमंडल के लिखित आधार पर ही देश में नेशनल इमरजेंसी घोषित की जाएगी, अदरवाइज नहीं घोषित की जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा 52वां संविधान संशोधन की बात करते हैं, जो कि 1985 की बात करते हैं। तो देखिए हमारे में अगर आप देखें तो पहले हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। एक अनुसूची तब जोड़ी जाती है जब 1951 का पहला संविधान संशोधन होता है। 1951 में क्या होता है, 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी जाती है, 1951 में पहले संविधान संशोधन में। और आगे चलकर जब 52वां संविधान संशोधन आता है 1985 की बात करते हैं, तो इसमें एक अनुसूची में 9वीं से 10वीं अनुसूची जोड़ दी जाती है। तो ध्यान रखिएगा 10वीं अनुसूची कब जुड़ती है, तो जुड़ती है दोस्तों 1985 में जुड़ती है, 1985 में। और यानी कि 52वां संविधान संशोधन की बात करते हैं, जिसमें कहा गया कि अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति है या लोकसभा या विधानसभा या किसी भी सदन का सदस्य है, तो क्या करता है अपना दल, मतलब चुनाव जीतने के पहले तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए चुनाव जीतने के पहले कोई भी, जैसे अब लोकसभा का चुनाव होना है तो जिसको जहां मन करता है जिस पार्टी में शामिल होना हो शामिल हो जाए, लेकिन जीतने के बाद वो किसी अलग पार्टी में नहीं जा सकेगा। ठीक है, दल बदल अधिनियम लाया जाता है, 10वीं अनुसूची में जोड़ दिया जाता है। और किस संविधान संशोधन के तहत, तो ध्यान रखिएगा 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 की बात करते हैं, तो इसे 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया कि अब अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, एक तरह से दल बदल करता है, तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। लेकिन एक बात कही गई, यदि किसी राजनीतिक दल की संसदीय पार्टी के 1/3 सदस्य अपना वे अलग दल बना लेते हैं, तो फिर वे अयोग्य नहीं ठहराए जाएंगे, मतलब उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। ठीक है, और दल विरोधी प्रावधानों को संबंधित 10वीं अनुसूची में रखा गया है, बातें जो कि मैंने पहले ही बता दिया। तो ध्यान रखिएगा एंटी डिफेक्शन लॉ कहा गया है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करते हैं, किसमें बात की गई है, तो दोस्तों 10वीं अनुसूची में बात की गई है। और इसे कब जोड़ा गया, तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जोड़ा गया। ठीक है, मैं थोड़ा सा समय वहां ले लेता हूं क्योंकि वहां जरूरत है, इसलिए जहां पर मुझे लगता है थोड़ा समय ले लेना चाहिए वहां पर मैं थोड़ा सा रुक जाता हूं ताकि चीजें आपको याद हो जाए। ठीक, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। एक ए भी संविधान संशोधन को याद रखिएगा, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 की बात करते हैं। तो 69वां संविधान संशोधन 1991 की बात करते हैं, तो इस संविधान संशोधन के तहत कहा जाता है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की बात करते हैं बनाया गया, और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत या के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का भी प्रावधान कर दिया गया कि भैया अब से क्या होगा कि दिल्ली में विधानसभा भी होगी और उनके साथ मंत्रिपरिषद भी। तो दिल्ली में अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री भी है और उनके साथ मंत्रिपरिषद भी है या मंत्रिमंडल भी है साथ साथ, तो मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल दोनों भी है। तो ठीक है, तो ये बातें याद रखिएगा। और दिल्ली को कब एनसीआर के रूप में घोषित किया गया, तो ये बातें याद रखिएगा, दिल्ली को एनसीआर के रूप में घोषित किया गया 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत। तो 69वां संविधान संशोधन की बात करते हैं दोस्तों,
चलिए, तो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 कहता है दिल्ली को एक तरह से एनसीआर घोषित कर दिया जाता है और साथ ही साथ कहा जाता है अब दिल्ली में भी क्या होगी, विधानसभा होगी दोस्तों, और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो मंत्रिपरिषद भी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, और आगे चलकर एक संविधान संशोधन और कर दिया जाता है और वो होता है दोस्तों 17वां संविधान संशोधन। और इसमें पांडिचेरी की बात करते हैं तो पांडिचेरी को भी विधानसभा की बात करते हैं तो उसे भी दे दिया जाता है। और ये लोग क्या करेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, 2 केंद्र शासित प्रदेश है, वैसे 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके पास विधानसभा है, लेकिन अभी राष्ट्रपति के जो वोट में एक तरह से अगर आप देखें तो जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं यानी कि वोटिंग देते हैं वो देते हैं दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, वे लोग राष्ट्रपति को वोट देते हैं। ये बातें भी ध्यान रखिएगा। ऐसा कब किया जाता है तो 17वें संविधान संशोधन 1992 में किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। अब उसके बाद 84वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा 84 की बात करते हैं तो 2001 में किया गया। कहा गया लोकसभा और विधानसभा की जो सीटें हैं 2026 तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये देखिए, अब देखा जाए अगर आप देखते हैं तो ये याद रखना होगा आपको, क्योंकि अब लोकसभा का चुनाव होने वाला है तो 2025-2026 में क्या होगा कि लोकसभा में सीटें बढ़ेंगी और जो विधानसभा है वहां पर भी सीटें बढ़ेंगी, जितनी भी विधानसभा है, क्योंकि अब देश की जो जनसंख्या हो काफी ज्यादा हो चुकी है। अब एक लोकसभा, हमारे क्षेत्र का अगर देखा जाए लोकसभा, हमारे संसदीय क्षेत्र की बात करते हैं, जहां मैं रहता हूं प्रयागराज की बात करते हैं दोस्तों, तो हमारा जो सांसद है वो हमें पहली बार जब वोट होता है तब मिलने आता है, फिर उसके बाद जब आखिरी बार उसका कार्यकाल खत्म हो जाता है तो मिलने आता है, भैया आप दोबारा हम खड़े हो रहे हैं, हमें जिता देना। ठीक है, हमारे देश की लोगों की आदतें आप जानते हैं कि कोई भले ही कभी चेहरा न दिखाए लेकिन उसको जरूर जिता देते हैं, क्योंकि वो क्या होता है किसी खास विशेष पार्टी जाति धर्म से होता है, इसलिए उसे जिता देते हैं। अब क्या ही कहें, हमारे देश के लोग तो सुधरेंगे है नहीं। ठीक है, जब सुधरेंगे तब देश आगे बढ़ेगा, नहीं सुधरेंगे तो जैसे उनके बच्चे जो हैं परेशान हैं वैसे ही परेशान रहेंगे, वो भी परेशान रहेंगे। ठीक है, जब तक हम वंश जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर वोट देते रहेंगे तब तक हमारा लोग फायदा उठाते रहेंगे। जिस दिन से हम ये सोचेंगे इस व्यक्ति ने किया क्या और इसने जो भी काम किया वो हमें दिखाए, अगर नहीं किया है तो इसको हम हटाएंगे, दूसरे व्यक्ति को चुनेंगे। ऐसा जरूरी थोड़ी ना, जब हमें वोट देने की स्वतंत्रता दी गई है तो भैया काहे हम ऐसा कर रहे हैं। आप सोचिए एक बार कि हम उसी व्यक्ति को बार बार जिता रहे हैं जो पिछले 25 साल 30 साल से बनता आ रहा है, लेकिन उसने कुछ किया नहीं आज तक। उसने कभी संसद में जाकर एक तरह से संसद में जाकर कभी उसने हमारी समस्याओं को भी नहीं उठाया होगा। बस वो हल्ला गुल्ला करता है, बस पीछे से जयकारे और नारे लगाता है। बस आप देखेंगे कभी आप लोकसभा राज्यसभा में आप देखिएगा उनकी संसद टीवी में जो चलता है, ठीक है, तो कभी आप देखिएगा आधे से ज्यादा तो सांसद रहते हैं जो सिर्फ जयकारे लगाते हैं पीछे से और तालियां बजाते रहते हैं। ठीक है, एक तरह से अगर आप देखें तो टेबल को पीटते रहते हैं। आधे से ज्यादा तो मैंने ये देखा है कि एकदम बेकार है, किसी काम के नहीं। उनको पता नहीं कहते हमारे देश की जनता उनको चुन लेती है। हाँ, एक तरह से उन्हें कभी भी एक तरह से अगर आप देखें तो कभी भी उनको कोई भी बात रखने को मौका भी नहीं मिला होगा, क्योंकि वो रखना ही नहीं चाहते हैं। पहली बात तो उन्हें यही नहीं पता है कि हमारी समस्या क्या है। अभी पवन सिंह की बात करते हैं, पवन सिंह जो भोजपुरी स्टार हैं, पवन सिंह लोकसभा के चुनाव में खड़े होने वाले हैं। उनका इंटरव्यू लिया गया एक रिपोर्टर के द्वारा, उनसे पूछा गया कि आप किस मुद्दे पर विकास करेंगे, तो पवन सिंह कहते हैं भाई देखिए मुद्दा तो हमें पता नहीं है, आप बताइए कोई मुद्दा हो तो बोले। आप बताइए, आप सांसद बनने जा रहे हैं, आप एक तरह से लोकसभा के सदस्य बनने जा रहे हैं। तो फिर उनसे पूछा गया आप विकास करेंगे कि नहीं, बोले विकास तो होगा लेकिन ये नहीं जानते हैं विकास किस में करेंगे। ठीक है, कभी इस इंटरव्यू को देखिएगा, कल मैंने देखा तो मैंने कहा क्या ही करें। अब जो व्यक्ति एक तरह से जिसे ये नहीं पता है कि कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश है, मैं कहता हूं आधे से ज्यादा से पूछ लीजिए कि भारत के 28 राज्यों में से 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम आप बता दीजिए। ठीक है, और कितने संसदीय क्षेत्र हैं, लोकसभा में कितनी सीटें हैं, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, और विधानसभा सॉरी लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, उनसे फ्लोर टेस्ट पूछ लीजिए क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव पूछ लीजिए क्या होता है। ठीक है, राष्ट्रपति कैसे कानून पर हस्ताक्षर करते हैं, तो किन किन आधारों पर करते हैं और नहीं करते हैं, ये सब पूछ लो, छोटी मोटी बातें ही पूछ लो, या भारत का कुल क्षेत्रफल पूछ लीजिए। जिन्हें ये नहीं पता है उन लोगों को लोकसभा का सांसद सदस्य बना दिया जाता है। हमारे देश की जनता इतनी पागल है, मैं क्या ही कहूँ। कभी कभी मैं सोचता हूँ तो ऐसा लगता है जनता पागल है या
जो लोग खड़े हो रहे हैं वो पागल हैं। ठीक है, आप सोचिए एक तरह से जिनको कुछ भी नहीं पता, जिन्हें ना तो भारत के बारे में कुछ पता है, यहाँ तक कि उन्हें ये नहीं पता भारत में कुल कितने राज्य हैं, कितने एक तरह से केंद्र शासित प्रदेश है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना, उत्तर दक्षिण लंबाई कितनी है, पूर्व पश्चिम लंबाई कितनी है, भारत का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार कितना है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में या किस राज्य में सबसे पहले सूर्य का उदय होता है, कब बाद में होता है, कहाँ पहले सनसेट होता है, कहाँ नहीं होता है। ठीक है, ऐसे तमाम बातें हैं। यहाँ तक कि ये पूछ लीजिए भारत के समाज का आधार क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, भारत की जीडीपी कितनी है, भारत की जीडीपी को निकाला कैसे जाता है, भारत की जीएनपी को कैसे निकाला जाता है, लेकिन एक भी व्यक्ति बता नहीं पाएगा। और हमारे देश की जनता क्या है, बस उसी व्यक्ति को जिताएगी जो व्यक्ति चेहरा में है, जो एक तरह से क्या है कि ये करेगी भैया तुम ऐसा कर सकते हो, जो भौकाल मार सकता है। कुल मिलाकर कहने का पूरा टोटली कंक्लूजन निकाला जाए तो जो इमोशनल के साथ खेल सके उसको जिताया जाता है, जो एक तरह से जो भौकाल मारे, जो गुंडागर्दी करे उसको जिता दिया जाता है। क्या ही गए, छोड़िए हम पढ़ा लेते हैं, नहीं तो फिर लोग कहेंगे कि आप ही क्यों नहीं चले जाते राजनीति में। ठीक है, क्यों जाने में कोई बुराई नहीं है। कोई भी एक तरह से बहुत सारे टीचर हैं हमारे कौम के, अगर टीचर की बात करते हैं, बहुत सारे टीचर हैं जो वेल एजुकेटेड हैं, वेल ट्रेंड है, हर चीजों को जानते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को समझते हैं, भारत की सामाजिक व्यवस्था को समझते हैं, भारत की राजनीतिक व्यवस्था को समझते हैं, जो हमारे जो जनता है उनकी पीड़ाओं को समझते हैं, हमारे देश के युवाओं की पीड़ाओं को समझते हैं। हमारे कौम की बात करते हैं, जो टीचर हैं वाकई में बहुत ही अच्छे हैं। मैं कहता हूं अगर हमारे कौम से 10 से 15 टीचर को लोकसभा, राज्यसभा या विधान परिषद में आप विधानसभा में आप भेज दीजिए ना, पूरे देश के मैप को चेंज कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि पूरे देश को आगे बढ़ाने में इतना योगदान दे देंगे कि एक बार लोग कहेंगे कि वाकई में एक शिक्षक ही ऐसा है जो पूरे देश को बदल सकता है। आइए हम आगे बढ़ लेते हैं। तो दोस्तों एक तरह से इसमें ये किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 2026 की बात करते हैं, किसी भी तरह के कोई सीटों में परिवर्तन नहीं होगा। अब 86वां संविधान संशोधन की बात करते हैं, सन 2002 में किया जाता है। 86वें संविधान संशोधन की बात करते हैं तो सन 2002 में किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, एक तरह से कहा जाता है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की बात की जाती है, यानी कि उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। जैसे अनुच्छेद 21A के तहत क्या किया जाता है या क्या कहा जाता है, इसमें कहा जाता है अब से 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एंड एक तरह से कंपलसरी एजुकेशन लेना अनिवार्य है। कहने मतलब ये है कि बच्चों की बात करते हैं तो उनका एक फंडामेंटल राइट्स है। सरकारी विद्यालयों की बात करते हैं, उन्हें फ्री एजुकेशन ले सकते हैं क्योंकि उनका फंडामेंटल राइट्स है। फिर क्या किया गया, अनुच्छेद 45 की बात करते हैं, अनुच्छेद 45A की बात करते हैं तो उसमें जोड़ा गया और कहा गया अब राज्य का कर्तव्य है, यानी कि सरकार का कर्तव्य है कि सरकारें क्या करें कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एंड एक तरह से फ्री एंड अनिवार्य शिक्षा दें, यानी कि कम से कम इतना मुहैया कराएं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। बहुत ज्यादा समय हो गया, मैं तो भूल ही गया था। ठीक, चलिए आज के संविधान संशोधन को इतना ही रख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों इस क्लास में अगर आप देखें तो हम 86वें संविधान संशोधन तक ही बात कर पाएंगे। एक लास्ट बात ही मैं बता देता हूं, अनुच्छेद 51 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 51 की बात करते हैं तो इसमें 51A में जोड़ा गया और 11वां मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया कि अब से क्या होगा, अब से क्या होगा कि जो एक तरह से माता पिता हैं उनका कर्तव्य बनता है कि अगर उनके बच्चे 6 से 14 वर्ष की उम्र में गुजर रहे हैं तो उन्हें शिक्षा जरूर प्रोवाइड कराएं। तो ये बातें याद रख लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन में दोस्तों यहाँ से प्रश्न बन जाएगा। तो आज की क्लास को अब हम यहीं स्थगित कर देते हैं क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम बचा हुआ है। बाकी चीजें हम कल देख लेंगे, कल यानी कि संविधान संशोधन को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, 2 वीडियो बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए आप लोग हमें दीजिए इजाजत, हम मिलते हैं अपने अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।